तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिलर्स गर्ल्स नाम की इस मूवी के बारे में जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। इसके बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताया गया और ये मैं आपको बता दूं ये जो मूवी है डिसास्टर रही है। इसके बारे में आगे मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताऊंगा। पहले इसकी रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। IMDb जो रेटिंग है इसकी 5.5 की है। साथ ही साथ रेड टमाटोज़ की रेटिंग इसे 35% रेड टमाटोज़ की रेटिंग है, यानी कि ठीक ठाक थोड़ी बहुत ठीक ठाक रेटिंग है। अब आगे इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूँ। उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। अब इसके बारे में जानना चालू करते हैं। मिलर्स गर्ल एक 2024 अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जेड हेली बाटलेट द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में जेना ओर्टेगा और मार्टिन फ्रीमैन एक छात्र और शिक्षक की भूमिका में हैं जो एक रचनात्मक लेखन कार्य के बाद एक जटिल रिश्ते में प्रवेश करते हैं। ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट द्वारा 26 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी। परिसर: इस लेख को एक बेहतर कथानक सारांश की आवश्यकता है। कृपया कथानक सारांश को बेहतर बनाने में मदद करें। जनवरी 2024 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। एक रचनात्मक लेखन कार्य एक शिक्षक और उसके प्रतिभाशाली छात्र के बीच जटिल परिणाम उत्पन्न करता है। 4. कास्ट करें: जॉनथन मिलर के रूप में मार्टिन फ्रीमैन, काहिरा स्वीट के रूप में जेना ओर्टेगा, विनी के रूप में गिदोन एडलॉन, बशीर सलाहुद्दीन बोरिस फिल्मों के रूप में, डगमारा डोमिनिक बीट्राइस के रूप में, जॉयस मैनर के रूप में क्रिस्टीन एडम्स। उत्पादन: दिसंबर 2016 में मिलर गर्ल के लिए जेड हेली बाटलेट की विशिष्ट स्क्रिप्ट को सेथ रोजन की कंपनी पॉइंट ग्रे पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अप्रकाशित पटकथाओं की हॉलीवुड ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। 5 सितंबर 2022 के मध्य में ये बताया गया कि लायंसगेट फिल्म्स ने फिल्म के वितरण अधिकार खरीद लिए हैं। इसके अतिरिक्त बाटलेट उसकी पटकथा का निर्देशन करेंगे और मार्टिन फ्रीमैन और जेना ओर्टेगा अभिनय करने के लिए तैयार थे। 6 एक हफ्ते बाद ये घोषणा की गई कि गिदोन एडलॉन, बशीर सलाहुद्दीन, डगमारा डोमिन्स्की और क्रिस्टीन एडम्स फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 7 उसी महीने मुख्य फोटोग्राफी कार्टर्सविले, जॉर्जिया में हुई। 8 रिलीज: मिलर्स गर्ल का प्रीमियर 11 जनवरी 2024 को पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 2024 को लायंसगेट द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 9-10 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 49 आलोचकों में से 35% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.3/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, प्रतिभाशाली सितारों की एक जोड़ी और वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता की एक निश्चित मात्रा के साथ एक केंद्रीय अवधारणा के बावजूद कथात्मक रूप से सतही मिलर गर्ल खोखली लगती है। 11 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 12 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। इवान डी गोल्डबर्ग, जन्म 15 सितंबर 1982, एक कनाडाई फिल्म निर्माता और हास्य अभिनेता हैं। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त सेथ रोजन के साथ कई फिल्मों में सहयोग किया है, जिनमें सुपरबैड, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, दिस इज द एंड, द इंटरव्यू, सॉसेज पार्टी, गुड बॉयज और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, म्यूटेंट मेहेम शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन: गोल्डबर्ग का जन्म 15 सितंबर 1982 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1-2 मापोल में पले बढ़े। 3 उन्होंने पॉइंट ग्रे सेकेंडरी स्कूल, जहां वो रोजन से मिले और दोस्ती की, और मैकगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और लिसा यादविया गोल्डबर्ग से शादी की। 4-5 करियर: गोल्डबर्ग ने अपने बचपन के दोस्त और कॉमेडी पार्टनर सेथ रोजन के साथ 2004 सीजन के लिए द अली जी शो के स्टाफ में शामिल होकर अपने लेखन करियर की शुरुआत की। उन्होंने पॉइंट ग्रे सेकेंडरी स्कूल के नाम पर अपनी प्रोडक्शन कंपनी पॉइंट ग्रे पिक्चर्स के साथ नॉक्ड अप, सुपरबैड, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, फनी पीपल और द ग्रीन हॉर्नेट फिल्मों में सहयोग किया। 6
रुचि और धन जुटाने की रणनीति में गोल्डबर्ग ने जे और सेठ बनाम द एपोकेलिप्स के लिए एक प्री प्रोडक्शन ट्रेलर बनाया, जिसे बाद में दिस इज द एंड के रूप में बनाया गया और जून 2013 में रिलीज किया गया। उस समय के दौरान रोजन और गोल्डबर्ग दोनों ने अपनी पॉइंट ग्रे पिक्चर्स कंपनी के माध्यम से मुख्यधारा की कॉमेडी फिल्में स्थापित करने के लिए प्रमुख ग्राहक गुड यूनिवर्स के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया था। 7. गोल्डबर्ग और रोजन दोनों द सिम्पसन्स के जुनूनी प्रशंसक हैं। ये जानने के बाद कि द सिम्पसन्स के कार्यकारी निर्माता जेम्स ब्रूक्स सुपरबैड के प्रशंसक थे, उन्होंने शो के निर्माताओं से पूछने का फैसला किया कि क्या वे एक एपिसोड लिख सकते हैं। 8-9 उन्हें द सिम्पसन्स राइटर्स रूम में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने कई एपिसोड के विचार रखे। एक को स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने नियमित लेखकों के कुछ फीडबैक की मदद से एक रूपरेखा लिखी। 10 ये होमर द वॉपर एपिसोड बन गया, जो सीजन 21 का सीजन प्रीमियर था। टिम फेरिस की पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स में गोल्डबर्ग के पास सलाह देने वाला एक अध्याय है। इवान गोल्डबर्ग के साथ रोजन ने जोश हचरसन अभिनीत साइंस फिक्शन कॉमेडी श्रृंखला फ्यूचर मैन का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया, जिसका प्रीमियर नवंबर 2017 में स्ट्रीमिंग सेवा हुलू पर हुआ। 109 उसी वर्ष रोजन और गोल्डबर्ग ने एक लघु विज्ञापन का सह निर्देशन भी किया। वॉलमार्ट के लिए फिल्म, जिसका शीर्षक बनानास टाउन है, 110 और फ्रैंको द्वारा निर्देशित फिल्म द डिजास्टर आर्टिस्ट में रोजन ने द रूम के निर्देशक और स्टार टॉमी विस्सू, जेम्स फ्रैंको द्वारा अभिनीत के स्क्रिप्ट पर्यवेक्षक सैंडी शक्लेयर की भूमिका निभाई, जो कि किताब पर आधारित है। वही नाम जो 2003 की फिल्म द रूम के निर्माण का विवरण देता है। 111 अल्जाइमर के अनुसंधान और समर्थन के लिए धन जुटाने वाली संस्था हिलरिटी फॉर चैरिटी के संस्थापक के रूप में रोजन संगठन के नाम पर एक वार्षिक धन उगाहने वाले कॉमेडी कार्यक्रम की मेजबानी करता है। 112 छठा कार्यक्रम अप्रैल 2018 में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के माध्यम से प्रसारित किया गया था। 112 जुलाई 2018 में ये घोषणा की गई थी कि रोजन को अपने मूल वैंकूवर के ट्रांसलिंक ट्रांजिट सिस्टम 11-3 और टोरंटो के टोरंटो ट्रांजिट कमीशन में सार्वजनिक सेवा घोषणाओं को आवाज देनी थी। 114 रोजन की पत्नी लॉरेन मिलर द्वारा निर्देशित 2018 कॉमेडी ड्रामा लाइक फादर में रोजन ने क्रिस्टन बेल और कैल्सी ग्रामर के साथ बेल के चरित्र की प्रेमिका के रूप में सह अभिनय किया। 115-2019 में रोजन ने रोमांटिक कॉमेडी लॉन्ग शॉट में चार्लीज थेरॉन के साथ अभिनय किया, एक बेरोजगार पत्रकार के रूप में जो अपने बचपन के प्यार और दाई थेरॉन के साथ फिर से जुड़ता है, जो एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बन गया है। 116 रोजन ने 2019 में एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म द लायन किंग 1994 के रीमेक में सह अभिनय किया। 117 वॉथोग पुम्बा को आवाज दी, जो अपने दोस्त टिमोन के साथ फिल्म के नायक सिम्बा को बचाता है। आवाज क्रमशः डोनाल्ड ग्लोवर और बिली इचनर ने दी। 118 उन्होंने फिल्म में 3 गाने गाए, जिन्हें साउंडट्रैक रिलीज में शामिल किया गया। 119 रोजन ने कहा कि एक अभिनेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं हर भूमिका के लिए सही हूँ। ऐसी बहुत सी भूमिकाएं हैं जिनके लिए मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्मों में भी सही हूँ। बना रहा हूँ, लेकिन पुम्बा वह थी जिसके बारे में मुझे पता था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। 120 इसे समीक्षकों से मध्यम सराहना मिली और यह एक $663 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 121 रोजन और आइचनर को उनकी केमिस्ट्री के लिए प्रशंसा मिली। 122-123-2019 में रोजन ने कॉमेडी गुड बॉयज का भी निर्माण किया, जिसमें यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए जैकब ट्रम्बले ने अभिनय किया, और टेलीविजन शो द बॉयज और ब्लैक मंडे का निर्देशन किया, जिसमें गोल्डबर्ग के साथ बाद वाले शो के लिए पायलट का निर्देशन किया। 124-2021 में उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला इनविंसिबल में एलन द एलियन को आवाज दी, जिसमें वह निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। रोजन ने 2014 में जेम्स फ्रैंको की फिल्म ज़ीरो विले के लिए दृश्य फिल्माए,
जो 2019 तक रिलीज नहीं हुई थी। 125 रोजन के पास टिम फेरिस की स्व सहायता पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स में सलाह देने वाला एक अतिथि अध्याय है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2020 में ये घोषणा की गई थी कि रोजन एनिमेटेड फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मेहम के लिए एक निर्माता के रूप में काम करेंगे। 126 निर्माण के अलावा उन्होंने इसका सह लेखन भी किया, 127 और बीबॉप की आवाज भी दी। 128 129 रोजन की पहली पुस्तक ईयरबुक मई 2021 में प्रकाशित हुई थी। 130 ईयरबुक एक संस्मरण है जिसमें रोजन की किशोरावस्था से लेकर हॉलीवुड में उनके अनुभवों तक फैले निबंधों का संग्रह है। 130 सितंबर 2021 में निंटेंडो ने निंटेंडो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में घोषणा की कि रोजन 2023 की कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में डोंकी कोंग को आवाज देंगे। 131 एक स्पिन ऑफ फिल्म के साथ जो योजनाबद्ध चरित्र पर केंद्रित है भी। 132 2023 में ये घोषणा की गई थी कि रोजन एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे और आगामी कनाडाई रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला द ग्रेट कैनेडियन पॉटरी थ्रो डाउन में अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई देंगे। 133 इसके अलावा 2023 में रोजन को अंसारी के निर्देशन में पहली फिल्म गुड फॉर्चून में अजीज अंसारी और कीनू रीव्स के साथ कास्ट किया गया था। 134 इस परियोजना की शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हुई। के पामा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया कि वह उसी महीने कलाकारों के हिस्से के रूप में रोजन में शामिल हो गई थीं। 135 राजनीतिक विचार और सक्रियता। राजनीतिक रूप से रोजन खुद को वामपंथी बताते हैं। 136 रोजन अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रहा है। ये बीमारी उनकी पत्नी के परिवार में है और कई वर्षों से उनकी सास को प्रभावित कर रही है। रोजन ने CNN से कहा, मुझे लगता है कि जब तक आप इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेंगे तब तक ये कल्पना करना कठिन है कि यह कितना क्रूर है। जब तक मैंने इसे नहीं देखा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि यह कितना हृदय विदारक हो सकता है। 137 साक्षात्कार के दौरान उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे वह मिलर की मां के लिए जितना संभव हो सके भावनात्मक रूप से सहयोगी बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने और मिलर दोनों ने ए लैरी किंग स्पेशल अनथिंकेबल द अल्जाइमर एपिडेमिक के लिए लैरी किंग से बात की, जो अप्रैल 2011 में प्रसारित हुआ। 137 रोजन ने श्रम, स्वास्थ्य और मानव पर संयुक्त राज्य सीनेट विनियोग उपसमिति के समक्ष बीमारी और अपनी दानशीलता के बारे में गवाही दी। 26 फरवरी 2014 को सेवाएं। 138 रोजन ने परिवर्तन को प्रेरित करने और मिलेनियल पीढ़ी के बीच अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हिलरिटी फॉर चैरिटी आंदोलन शुरू किया। 139 रोजन और उनकी पत्नी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर मुफ्त देखभाल प्रदान करने के लिए होम इंटरेस्ट सीनियर केयर के साथ अल्जाइमर और डिमेंशिया देखभाल अनुदान कार्यक्रम भी शुरू किया। 140 25 फरवरी 2016 को रोजन और मिलर को जागरूकता को बढ़ावा देने और हिलरिटी फॉर चैरिटी के माध्यम से अल्जाइमर अनुसंधान के लिए धन जुटाने के उनके काम के लिए यूनाइट 4 ह्यूमैनिटी की ओर से यूनाइट 2 गैदर प्रशंसा से सम्मानित किया गया था। 141 रोजन LGBT प्राइड मंथ और संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाते हुए एक बड लाइट विज्ञापन में दिखाई दिए, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का अधिकार दिया गया था। 142 रोजन वर्मोंट विश्वविद्यालय में पाई कप्पा अल्फा बिरादरी लैम्ब्डा डेल्टा चैप्टर का सदस्य है। अप्रैल 2017 में उनके हिलरिटी फॉर चैरिटी आंदोलन के लिए परिसर की चौथी यात्रा के बाद उन्हें दीक्षा दी गई थी। 143 रोजन मारिजुआना कानूनों के सुधार के लिए राष्ट्रीय संगठन का सदस्य और एक खुला मारिजुआना उपयोगकर्ता भी है। 144 145 रोजन और उनके लंबे समय के दोस्त और सहयोगी इवान गोल्डबर्ग ने 2019 में कनाडा में कैनबिस कंपनी हाउस प्लांट लॉन्च किया। 146 जून 2018 में रोजन को मिट रोमनी द्वारा पार्क सिटी
यूटा में रोमनी द्वारा आयोजित अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता के लिए एक सेमिनार में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पॉल रयान उपस्थित थे। उन्होंने रोजन से एक तस्वीर मांगी जब रयान के बच्चों ने रोजन को बातचीत में शामिल किया। रोजन ने स्टीफन कोलबर्ट के साथ एक साक्षात्कार में ये कहते हुए इनकार कर दिया, मैं देखता हूँ और उसके बच्चे वहीं उम्मीद से खड़े हैं, स्पष्ट रूप से मेरे प्रशंसक हैं, और मैंने कहा, बिल्कुल नहीं यार, और रयान से कहा, इसके अलावा मुझे नफरत है, आप इस समय देश के लिए क्या कर रहे हैं, और मैं उन दिनों की गिनती कर रहा हूँ जब तक कि आपके पास वर्तमान में मौजूद शक्ति का एक कण भी न रह जाए। 147 3 जुलाई 2018 को रोजन ने ट्विटर और उसके सीईओ जैक डोर्सी की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्हें श्वेत वर्चस्ववादियों को सत्यापित करने की एक विचित्र आवश्यकता थी। 148 वैरायटी ने बताया कि वह इस मुद्दे पर डोर्सी के साथ सीधे संपर्क में थे। 149 फॉर्च्यून सहित कई मीडिया आउटलेट्स, 150 ने अनुमान लगाया कि रोजन ऑल्ट राइट फिगर जेसन केसलर और विशेष रूप से प्राउड बॉयज का जिक्र कर रहे थे। 151 152 रोजन ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थक हैं। 153 इजराइल पर विचार। जुलाई 2020 में अपनी कॉमेडी एन अमेरिकन पिकल के प्रचार दौरे के दौरान रोजन ने कहा कि बड़े होने पर उन्हें इजरायल के बारे में भारी मात्रा में झूठ खिलाया गया। टिप्पणी करते हुए उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया। ओह, वैसे वहाँ लोग थे, वहाँ वे ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे यह वहाँ बैठने जैसा था, जैसे कि दरवाज़ा खुला हो। रोजन ने कहा है कि उनका मानना है कि यहूदी विरोधी भावना व्यापक और प्रचलित बनी हुई है, लेकिन उन्होंने एक मजबूत यहूदी प्रवासी के महत्व पर भी बात की। आप कुछ ऐसा नहीं रखते हैं जिसे आप एक ही स्थान पर संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 154 रोजन ने बाद में अपनी टिप्पणियों का विस्तार करते हुए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि यह मजाक में की जाने वाली एक पेचीदा बातचीत है, और यह कुछ ऐसा है जिसे शायद मैं अब देखता हूँ और कहता हूँ, ओह, अब हमने इसके बारे में मजाक किया है, शायद हम कुछ चीज़ें स्पष्ट कर सके ताकि लोग ये सोचकर इधर उधर ना भागें कि मुझे लगता है कि इजराइल का अब अस्तित्व नहीं होना चाहिए, और एक यहूदी व्यक्ति के रूप में मैं यहूदी लोगों को चोट पहुंचाने के प्रति संवेदनशील हूँ, और मैं ये सोचकर यहूदी लोगों के प्रति संवेदनशील हूँ कि मैं एक गौरवान्वित यहूदी व्यक्ति नहीं हूँ जो कि मैं हूँ। सच में मुझे लगता है कि यहूदी होने पर मेरा गर्व है और कितना गहरा है एक यहूदी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने से शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं चीज़ों को उतने संदर्भ के बिना कहने में सक्षम हूँ जितना शायद मुझे उन्हें देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? और मैं ये सोचकर यहूदियों के प्रति संवेदनशील हूँ कि मैं इजराइल के बारे में नहीं सोचता, अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। सिख और बहुत से यहूदी लोग जीवित हैं जो इजराइल के बिना नहीं रह सकते, और मेरे माता पिता इजराइल में मिले थे। मैं कई बार इजराइल गया हूँ। 155 व्यक्तिगत जीवन। 2012 में 69वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में रोजन अपनी पत्नी लॉरेन मिलर के साथ। रोजन ने 2004 में लेखक और अभिनेत्री लॉरेन मिलर के साथ डेटिंग शुरू की। उनकी मुलाकात द अली जी शो में काम करने के दौरान हुई थी। 22-29 सितंबर 2010 को उनकी सगाई हुई। 156 और 2 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में शादी हुई। 157 मिलर ने रोजन की कुछ फिल्मों में छोटी ऑन स्क्रीन भूमिकाएं निभाई हैं। 158 उन्होंने कहा है कि उनकी बच्चे पैदा करने की कोई योजना नहीं है। 159 रोजन ने अपने दोस्त इवान गोल्डबर्ग के साथ टोरंटो, ओंटारियो शहर में एक कैनबिस ब्रांड बनाया। 160-2017 में अपनी पत्नी के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने की कक्षाओं में भाग लेने के बाद उन्होंने चीनी मिट्टी की चीज़ें बनाना शुरू किया। 161 वह कलाकार केनेथ प्राइस को एक प्रेरणा के रूप में उद्धृत करते हैं। 162-163 जनवरी 2021 में रोजन ने ट्विटर पर खुलासा किया कि उन्हें हल्का टॉरेट सिंड्रोम है जो उनके परिवार में चलता है।
उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के कारण पायलट का उत्पादन उत्तरी कैरोलिना से कनाडा ले जा रहे हैं। 7. एक अभिनेता के रूप में सलाहुद्दीन सुपरस्टोर, स्नैच्ड, अरेस्टेड डेवलपमेंट, सिंगल पेरेंट्स, लुकिंग और द मिंडी प्रोजेक्ट में दिखाई दिए हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स शो ग्लो में एक आवर्ती चरित्र के रूप में लिया गया था, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। 8. रिडल के साथ सलाहुद्दीन ने कॉमेडी शो साउथ साइड बनाया, जिसका प्रीमियर 24 जुलाई 2019 को कॉमेडी सेंट्रल पर हुआ। ये शो शिकागो के साउथ साइड में उद्यमी बनने की कोशिश कर रहे 2 हालिया सामुदायिक कॉलेज स्नातकों पर केंद्रित है, जिन्हें सलाहुद्दीन के भाई सुल्तान और करीम यंग द्वारा चित्रित किया गया है। सलाहुद्दीन, उनकी पत्नी चंद्रा रसेल और रिडल भी अभिनय करते हैं। 9-10 सलाहुद्दीन और रिडल ने कॉमेडी शो शेरमैन शोकेस भी बनाया, जिसका प्रीमियर 31 जुलाई 2019 को IFC पर हुआ। ये शो सोल ट्रेन, अमेरिकन बैंडस्टैंड और द मिडनाइट स्पेशल जैसे शो की आंशिक पैरोडी और श्रद्धांजलि है। अतिथि सितारों में जॉन लीजेंड, क्वेस्टलोव, क्विंसी जोन्स, नताशा बेडिंगफील्ड, टिफनी हेडिश और अलिजा कूप शामिल हैं। 11-12-13 2018 में ये घोषणा की गई थी कि सलाहुद्दीन को टॉम क्रूज के 2022 एक्शन ड्रामा टॉप गन मैवरिक में कास्ट किया गया था। 14-2019 में सलाहुद्दीन को द 24वीं में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था, जो पूरी तरह से काले 24th यूनाइटेड स्टेट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट और 1917 के ह्यूस्टन दंगे के बारे में एक फिल्म थी। फिल्म केविन विलमोट द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है। 15 हाल ही में सलाहुद्दीन और रिडल ने वॉर्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 दोस्तों, इस मूवी को कई अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से रिलीज़ किया गया है। 11 जनवरी 2024 को प्लेस स्पैरिंग फिल्म फेस्टिवल में सबसे पहले इसे रिलीज़ किया गया और 26 जनवरी 2024 को इसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ किया गया। इसे आगे भी रिलीज़ किया जा रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया है। सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो यही है, मूवी का बजट बहुत कम था, सिर्फ $4 मिलियन का बजट था, लेकिन इसने जो कलेक्शन दिया है सिर्फ $3,60,000 का कलेक्शन दिया है, जो कि बहुत ही घाटे का सौदा है और बहुत ज़बरदस्त डिसास्टर ये मूवी हो चुकी है। बाकी OTT पर तो अब शायद ही इसे उतारा जाए, कोई एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर शायद ही इसे खरीदे। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसकी कास्टिंग के बारे में आगे जानकारी मैं आपको देता हूँ। सेठ आरोन रोजिन, रो-एन, जन्म 15 अप्रैल 1982, एक कनाडाई अभिनेता, हास्य अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। मूल रूप से वैंकूवर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन, वह 1999 में जुड अपाटो की श्रृंखला फ्रीक्स एंड गीक्स में एक भूमिका के लिए लॉस एंजल्स चले गए और 2001 में अपाटो के सिटकॉम अनडिक्लेयर्ड में एक भूमिका मिली, जिसने उन्हें एक लेखक के रूप में भी काम पर रखा। रोजिन को द अली जी शो 2004 के अंतिम सीजन में एक स्टाफ लेखक के रूप में नौकरी मिली, जिसके लिए लेखन टीम को विभिन्न प्रकार की श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। बाद में अपाटो ने उन्हें फिल्मी करियर की ओर निर्देशित किया। उनकी पहली फिल्म उपस्थिति डॉनी डाको 2001 में एक छोटी भूमिका थी और अपाटो के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन 2005 में उनकी सहायक भूमिका थी, जिसे उन्होंने सह-निर्मित किया था। अपाटो की कॉमेडी नॉक्ड अप 2007 और फनी पीपल 2009 में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थीं। रोजिन और उनके राइटिंग पार्टनर इवान गोल्डबर्ग ने सुपरबैड 2007, पाइनएप्पल एक्सप्रेस 2008, द ग्रीन हॉर्नेट 2011 और दिस इज द एंड 2013 फिल्मों का सह-लेखन किया और दिस इज द एंड और द इंटरव्यू का निर्देशन किया। 2014 जिन से सभी में रोजिन ने अभिनय किया। जैक एंड मिरी मेक अ पोर्नो 2008, नेबर्स 2014, इसके 2016 सीक्वल द डिजास्टर आर्टिस्ट 2017 और लॉन्ग शॉट 2019 में उनकी हास्य भूमिकाएं थीं। उन्होंने 50/50, 2011, टेक दिस वाल्ट्स 2011, स्टीव जॉब्स 2015 और द फैबलमैन्स 2022
में नाटकीय भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने FX ऑन हुलू मिनीसीरीज पाम एंड टॉमी 2022 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नामांकन के लिए प्राइम टाइम एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। रोजन ने AMC टेलीविजन श्रृंखला प्रीचर 2016-2019 का सह विकास किया है, जिस पर उन्होंने लेखक, कार्यकारी निर्माता और निर्देशक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 2019 से अमेज़न प्राइम वीडियो सुपरहीरो श्रृंखला द बॉयज और 2021 से इनविंसिबल का कार्यकारी निर्माण भी किया है। रोजन को एनिमेटेड फिल्मों श्रेक द थर्ड 2007, हॉट एंड हियर्स ए हू में उनकी आवाज़ भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। 2008 कुंग फू पांडा 3, द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स 2008, मॉन्स्टर्स बनाम एलियंस 2009, सॉसेज पार्टी 2016, द लायन किंग 2019 और द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023। प्रारंभिक जीवन। रोजन का जन्म वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में यूक्रेनी और रूसी मूल के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी मां, सैंडी बेलोगस, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनके अमेरिकी पिता, मार्क रोजन, गैर लाभकारी संगठनों के लिए और वकमैन सकल यहूदी भाईचारे संगठन के सहायक निदेशक के रूप में काम करते थे। 3, 4, 5, 6 अपनी दोहरी नागरिकता के बारे में रोजन ने कहा है, मैं निश्चित रूप से अमेरिकी होने से कहीं अधिक कनाडाई होने से जुड़ा हूं क्योंकि वो कनाडा में पले बड़े हैं। 7 उन्होंने अपने माता पिता का वर्णन किया है, जो इज़राइल में किबुत्स बीट अल्फा पर मिले थे, कट्टरपंथी यहूदी समाजवादी। 4 रोजन की एक बड़ी बहन है जिसका नाम दान्या है। 2-3 उन्होंने वैंकूवर तलमूड टोरा एलिमेंट्री स्कूल और पॉइंट ग्रे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, अपने कई सहपाठियों को अपने लेखन में शामिल किया और 10 वर्षों तक क्योकुशिन कराटे का अभ्यास किया। 8-9 उन्हें कैंप मिरियम, एक हबेनिम ड्रोर शिविर में प्रस्तुत स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी जाना जाता था। 3-1-0-1-1-1-2-1-3-1-4-1-5 एक बच्चे के रूप में रोजन कॉमेडी के अलावा कोई और करियर नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि आप एक नौकरी के रूप में मजाकिया हो सकते हैं, यही वह नौकरी थी जो मैं चाहता था। 5 उन्होंने 12 साल की उम्र में मार्क पोली द्वारा सिखाई जाने वाली कॉमेडी कार्यशाला में दाखिला लेने के बाद शो बिजनेस में अपनी शुरुआत की। 3 उनकी शुरुआती कॉमेडी दिनचर्या में उनके बार मित्सवा, उनके दादा दादी और उनके कैंप काउंसलर के बारे में चुटकुले शामिल थे। 16 एक किशोर के रूप में वो बार मित्सवा और छोटी पार्टियों जैसी जगहों पर स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, बाद में बार में चले गए। 17-18 एक मोहेल ने उसे चुटकुले लिखने के लिए भुगतान किया। 19-13 साल की उम्र में उन्होंने बचपन के दोस्त इवान गोल्डबर्ग के साथ सुपरबैड का एक रफ ड्राफ्ट लिखा, जिनसे उनकी मुलाकात बार मित्सवा कक्षाओं में हुई थी। 5-1-9-2-0 अपने किशोर अनुभवों के आधार पर 4 रोजन और गोल्डबर्ग ने हाई स्कूल में अपना शेष समय स्क्रिप्ट को चमकाने में बिताया। उन्हें शुरू में चिंता थी कि अमेरिकन पाई 1999 ने उन्हें फिल्म के विचार से पीछे कर दिया था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि फिल्म पात्रों के बीच सभी ईमानदार बातचीत से पूरी तरह से बचने में कामयाब रही। हम इसी के लिए जा रहे हैं। 4 उनकी मां उनके हास्य प्रयासों का समर्थन करती थीं और अक्सर उन्हें कॉमेडी क्लब युक युक में स्टैंड अप कार्यक्रमों में ले जाती थीं। 19 अपने अद्भुत हास्य के साथ वह 16 साल की उम्र में वैंकूवर एमेच्योर कॉमेडी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे। 17 इसके अलावा जब रोजन 16 वर्ष के थे, तब उनके पिता की नौकरी चली गई और उनकी मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे उन्हें अपना घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक काफ़ी छोटे अपार्टमेंट में स्थानांतरित होना पड़ा। लगभग इसी समय एक स्थानीय कास्टिंग कॉल में भाग लेने के बाद उन्हें जड अपाटो के टेलीविजन शो फ्रीक्स एंड गीक्स में एक भूमिका मिली। 5-19 रोजन ने हाई स्कूल छोड़ दिया, अपाटो के लिए काम करना शुरू कर दिया। 21-22 और अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गया। रोजन ने बिलों का भुगतान किया और केवल 16 साल की उम्र में मुख्य वेतन कमाने वाला बन गया। 5
आजीविका। ये भी देखें सेठ रोजन फिल्मोग्राफी और सेठ रोजन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 1999-2006 जूड अपाटो के साथ प्रारंभिक कार्य और मित्रता। रोजन के अभिनय की शुरुआत अपाटो के फ्रीक्स एंड गीक्स में एक संकी तीखे संकी केन मिलर के रूप में हुई, जो अंततः 1999 में पहली बार रिलीज हुई एक पंथ हिट श्रृंखला थी। 5 किशोरों के जीवन के एक समूह के इर्द गिर्द घूमते हुए फ्रीक्स एंड गीक्स पहली बार 1999 में प्रसारित हुआ। हालांकि अच्छी तरह से समीक्षा की गई, ये शो एनबीसी का सबसे कम देखा जाने वाला कार्यक्रम था और खराब रेटिंग के कारण एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 21-23 रोजन के कामचलाउ कौशल से प्रभावित होकर 19 अपाटो ने उसे अपने दूसरे शो अनडिक्लेयर्ड में मुख्य भूमिका के रूप में चुना। रोजन को मूल रूप से एक काफी लोकप्रिय लेकिन बेवकूफ कॉलेज के नवागंतुक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन नेटवर्क ने नहीं सोचा था कि वह अग्रणी व्यक्ति था। अपाटो ने शो में शामिल न होने का विकल्प चुना। 19 रोजन ने अल्पकालिक उत्पादन के लिए एक कर्मचारी लेखक के रूप में भी काम किया। 24-25 2002 में शो के रद्द होने के बाद रोजन को अधिक ऑडिशन नहीं मिले, जिससे उन्हें निराशा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा था कि एक लेखक के रूप में वो बेहतर सफलता हासिल करेंगे। 26 वह जल्द ही अपाटो के फ्रैट पैक का हिस्सा बन गया, जो एक घनिष्ठ समूह था जिसमें स्टीव कैरल और पॉल रुड शामिल थे। 17 एक वयस्क व्यक्ति द्वारा एक किशोर रोजन के साथ इतना समय बिताने की अजीबता के बारे में अपाटो ने कहा, मैं कॉमेडी का इतना प्रशंसक हूं कि भले ही वह 16 साल का है, मुझे पता है कि मैं उन लोगों में से एक के साथ घ रहा हूं जो महान कॉमिक्स में से एक बनने जा रही है। 19 उनकी रचनात्मकता का अनुकरण करने के लिए अपाटो ने रोजन और गोल्डबर्ग को असामान्य लेखन कार्य दिए, जैसे कि उनके एक विचार को 10 दिनों में एक फिल्म में बदलना और 101 पृष्ठ फिल्म विचारों के साथ आना। 26 अपाटो के उन पर पेशेवर प्रभाव के बारे में रोजन ने 2009 में कहा, जाहिर है मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि जड मेरे करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। 17 रोजन की डॉनी डार्को 2001 और एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी 2004 में भूमिकाएं थीं। 27 2004 में साचा बैरन कोहेन के दा अली जी शो के पिछले सीजन के लिए स्टाफ लेखक बनना उनके लिए एक बड़ा करियर बिंदु था। 22 शो के अन्य लेखकों के साथ रोजन को प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। 28 वह अपाटो की अच्छी तरह से समीक्षा की गई दोस्त कॉमेडी निर्देशित पहली फिल्म द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन 2005 में मुख्य किरदार के सहकर्मियों में से एक के रूप में दर्शकों से परिचित हो गए। 29-30 जिसे रोजन ने सह-निर्मित किया था और जिसमें उन्होंने अपने सभी संवादों में सुधार किया। 22-31 एमटीवी के जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने लिखा, रोजन ने ऐसा कोई स्क्रीन काम नहीं किया है जिससे ये संकेत मिलता हो कि वह कईल के किरदार की तरह यादगार और प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकता है। 27 बोस्टन ग्लोब के समीक्षक वेस्ले मॉरिस ने लिखा है कि रोजन सह कलाकारों रुड और रोमानी माल्को के साथ प्रत्येक अपने आप में प्रफुल्लित करने वाला था। 32 ऑरलैंडो सेंटिनल के रोजर मूर का मानना था कि फिल्म में रोजन के अपने कुछ पल थे। 33 जबकि द सीएटल टाइम्स के मोइरा मैकडोनाल्ड ने कहा कि अभिनेता डुपिली डेडपैन थे। 34 इसके बाद रोजन ने यू मी एंड डुप्री 2006 में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जो एक समीक्षकों द्वारा आलोचना की गई कॉमेडी थी, जिसमें मैट डिलन, केट हडसन और ओवन विल्सन थे। 35 2007-2009 एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में सफलता। 2007 में रोजन को सफलता तब मिली जब यूनिवर्सल स्टूडियोज ने उन्हें एक और अपाटो प्रोडक्शन नॉक्ड अप 2007 में मुख्य भूमिका के लिए हरी झंडी दे दी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो उनके सुस्त चरित्र और कैथरीन हीगल के बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड के नतीजों पर आधारित थी। प्रचारित मीडिया व्यक्तित्व जिसके परिणामस्वरूप अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। द 40-ईयर-ओल्ड वर्जिन को पूरा करने पर
अपाटो ने संभावित अभिनीत भूमिकाओं के बारे में रोजन से संपर्क किया था, लेकिन अभिनेता ने कई उच्च अवधारणा वाले विज्ञान कथा विचारों का सुझाव दिया। जब अपाटो ने इस बात पर जोर दिया कि वह वास्तविक जीवन की स्थितियों में बेहतर काम करेगा, तो दोनों इस प्रोडक्शन की आकस्मिक गर्भावस्था की अवधारणा पर सहमत हुए। 36 रोजन ने हीगल के साथ सेक्स दृश्यों की शूटिंग को घबराहट पैदा करने वाला बताया और फिल्म का कुछ ध्यान उनसे दूर करने के लिए सहायक कलाकारों के प्रति आभारी थे। 373830 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी और 1 जून को रिलीज हुई नॉक्ड अप एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक हिट थी, जिसने समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 90% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की और $219 मिलियन की कमाई की। 3940 रोजन को भी अनुकूल समीक्षाएं मिलीं। 4142 उस वर्ष बाद में उन्होंने सुपरबैड में एक गैर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने अपने लेखन साथी इवान गोल्डबर्ग के साथ लिखा था और अपाटो द्वारा सह-निर्मित किया गया था। माइकल सेरा और जोना हिल मुख्य भूमिका निभाते हैं, 2 किशोर सबसे अच्छे दोस्त जिनकी पार्टी की योजनाएं उनके आधार पर गलत हो जाती हैं। 4 आलोचकों ने इसे बहुत प्रामाणिक मानते हुए फिल्म और इसके लेखन को बाहर कर दिया। 43 और ये 2 सप्ताह तक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 44 इसके बाद रोजन ने एनिमेटेड फिल्म श्रेक द थर्ड में एक मुखर कैमियो भूमिका निभाई, जो 2007 में भी रिलीज हुई। 45 और अक्टूबर 2007 में सैटरडे नाइट लाइव की मेज़बानी की। 46 2008 में रोजन की परियोजनाओं में जिमी हेवर्ड की हॉटन हियर्स ए हू डॉक्टर सीस की किताब पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म, जिसमें रोजन ने मॉर्टन द माउस को आवाज दी थी। 47 और फैंटेसी फिल्म द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स, जहां उन्होंने एक हॉबगोब्लिन को आवाज दी थी। 48 उन्होंने ड्रिलबिट टेलर का सह-लेखन भी किया, जिसका निर्माण भी अपाटो ने किया था और इसमें ओवन विल्सन ने बेघर शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई थी। 49 उन्होंने इसकी पटकथा जॉन ह्यूजेस द्वारा तैयार की गई 70 पन्नों की पटकथा पर आधारित की। 50 आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। उनका मानना था कि इसकी कहानी एक वयस्क व्यक्ति 3 बच्चों का अंगरक्षक बनना और उनके गुंडों की पिटाई करना पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं था और यह बहुत ज्यादा खींची गई थी। जोश बेल ने लास वेगास वीकली में लिखा, अगर सुपरबैड को बनावटी निकेलोडियन फिल्म के रूप में बनाया जाता, तो यह शायद ड्रिलबिट टेलर की तरह दिखती। 51 रोजन ने जैक ब्लैक और एंजेलिना जोली के साथ एक और एनिमेटेड फिल्म कुंग फू पांडा को आवाज दी। 52 इसने सिनेमाघरों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और $630 मिलियन से अधिक की कमाई की। 53 उन्होंने जुलाई में रिलीज हुई कॉमेडी सटेप ब रदर्स में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 54 कोलंबिया पिक्चर्स में डेविड गॉर्डन ग्रीन द्वारा निर्देशित स्टोनर एक्शन कॉमेडी पाइनएप्पल एक्सप्रेस के पीछे रोजन, गोल्डबर्ग और अपाटो का हाथ था। अपाटो ने इसका निर्माण किया, जबकि रोजन और गोल्डबर्ग ने इसकी पटकथा लिखी। 55 रोजन को फिल्म के नायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, एक 25 वर्षीय युवक जो सम्मन देते समय गलती से एक हत्या का गवाह बन जाता है। जेम्स फ्रैंको को उसके हिप्पी पॉट डीलर के रूप में लिया गया, जिसके साथ वो भगोड़ा बन जाता है। जब रोजन से इसकी प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं वही लिखता हूँ जो मैं जानता हूँ। 56 पाइनएप्पल एक्सप्रेस अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने अपने $27 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $101 मिलियन कमाए। 57 आलोचकों ने प्रदर्शन और हास्य की सराहना करते हुए इसकी सराहना की। 55-58 अप्रैल 2008 में एम्पायर ने बताया कि रोजन और गोल्डबर्ग एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला द सिम्पसन्स के लिए एक एपिसोड लिखेंगे। 59 उन्होंने एपिसोड में एक चरित्र को भी आवाज दी। 60 जिसका शीर्षक था होमर द वॉपर, जिसने 21वें सीजन की शुरुआत की। 61 केविन स्मिथ की रोमांटिक कॉमेडी जैक एंड मिरी मेक अ पोर्नो अभिनेता के लिए 2008 में प्रदर्शित हुई।
उन्होंने और एलिजाबेथ बैंक्स ने पेंसिल्वेनिया के 2 रूममेट्स की शीर्षक भूमिकाएं निभाईं जो एक साथ एक वयस्क फिल्म बनाकर कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आर रेटिंग प्राप्त करने में कठिनाई होने के बाद रोजन ने एमटीवी पर टिप्पणी की, ये वास्तव में एक गंदी फिल्म है, लेकिन शिकायत की, यह मेरे लिए वास्तव में पागलपन है कि हॉस्टल ठीक है, लोग अपनी आंखें निकाल लेते हैं और इस तरह गंदगी करते हैं। लेकिन आप 2 लोगों को सेक्स करते हुए नहीं दिखा सकते, ये बहुत ज्यादा है। 62 ये तस्वीर हैलोवीन पर द विनस्टीन कंपनी द्वारा वितरित की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर निराशा हाथ लगी। 63 रीज विदस्पून के साथ उन्होंने एनिमेटेड साइंस फिक्शन मॉन्स्टर्स वर्सेस एलियंस 2009 में एक चरित्र को आवाज दी, जिसने कुल $381.5 मिलियन के साथ व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। 64 इसके बाद उन्होंने जोडी हिल द्वारा निर्देशित मॉल कॉप कॉमेडी ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट में अभिनय किया। 65 जिसमें उन्होंने बाइपोलर मॉल सुरक्षा गार्ड रोनी बार्नहॉट की भूमिका निभाई। फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। आलोचकों ने देखा कि रोजन की अभिनय शैली में सामान्य भूमिकाएं निभाने से लेकर अधिक परपीड़क चरित्र निभाने की ओर बदलाव आया है। द बोस्टन ग्लोब के वेस्ले मॉरिस ने कहा कि अक्सर रोजन के साथ उसकी भेद्यता उसकी कठोरता को सुरक्षित बनाती है। रोनी रोजन के लिए बिल्कुल नया है। भेद्यता कभी नहीं आती, वह बेशर्म है। 66 बाद में 2009 में रोजन ने एडम सैंडलर के साथ अपाटो की तीसरी निर्देशित फिल्म फनी पीपल में अभिनय किया। रोजन ने एक युवा अनुभवहीन हास्य अभिनेता की भूमिका निभाई, जबकि सैंडलर ने उनके चरित्र के लिए एक प्रकार के गुरु की भूमिका निभाई। अपाटो के पिछले प्रयासों की तुलना में फिल्म में अधिक नाटकीय तत्व थे। 67 फनी पीपल व्यावसायिक रूप से असफल रही, अपने $75 मिलियन के बजट की कमाई से पीछे रह गई। 68 फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इस बात पर आम सहमति थी कि इसमें काफी भावनात्मक गहराई थी। 69 रोजन ने 2009 में फिर से सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की, जहां इसका संगीत वीडियो था लोनली आइलैंड गीत लाइक ए बॉस का प्रीमियर हुआ, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। 70 2010 2014 निर्देशन और विवाद में उतरना। वर्षों के विकास के बाद द ग्रीन हॉर्नेट का एक फीचर फिल्म रूपांतरण रोजन और गोल्डबर्ग द्वारा संभाला गया। जनवरी 2011 में एक नाटकीय रिलीज के साथ रोजन ने शीर्षक चरित्र की फिर से कल्पना करने का फैसला किया। 17 वह फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने खुद को मुख्य किरदार के रूप में भी पेश किया। रोजन ने बाद में स्वीकार किया कि वह अपने $120 मिलियन के बजट को संभालने में अभिभूत था। यह पागलपन है, लेकिन ये पैसे की विशिष्ट राशि नहीं है जो तनावपूर्ण है, ये सभी चीजें हैं जो उस आकार की फिल्म बनाने का साथ साथ चलती हैं। 71 दुबले पतले अपराध सेनानी की भूमिका निभाने के लिए अभिनेता ने वजन घटाने के लिए सख्त आहार भी लिया। 17 द ग्रीन हॉर्नेट एक गंभीर निराशा थी। डेट्रॉइट न्यूज़ के एडम ग्राहम ने इसे एक बड़ी, गंदी, जोरदार, झंझट भरी फिल्म कहा। 72 और एरिज़ोना रिपब्लिक के बिल गुडिकॉन्स ने पाया कि इसकी कहानी खराब हो गई है। 73 फिर भी यह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $33 मिलियन कमाकर $225 मिलियन से अधिक की कमाई की। 74 2011 में रोजन और इवान गोल्डबर्ग ने पॉइंट ग्रे सेकेंडरी स्कूल के नाम पर प्रोडक्शन कंपनी पॉइंट ग्रे पिक्चर्स की स्थापना की, जिसमें वे दोनों शामिल हुए। 75 2013 वंडरकॉन में रोजन मार्टिन जॉन क्रिस्टोफर फ्रीमैन, जन्म 8 सितंबर 1971, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। अन्य प्रशंसाओं के बीच उन्होंने 2 एमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार और एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीता है और उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। फ्रीमैन की सबसे उल्लेखनीय भूमिकाएं मॉक्यूमेंट्री सीरीज द ऑफिस 2001-2003 में टिम कैंटरबरी, ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज शेरलॉक 2010-2017 में डॉक्टर जॉन वॉटसन, द हॉबिट फिल्म त्रय
2012-2014 में युवा बिल्बो बैगिंस की हैं और डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज फॉगो 2014 के पहले सीजन में लेस्टर न्यागार्ड। वो रोमांटिक कॉमेडी लव एक्चुअली 2003, हॉरर कॉमेडी शॉन ऑफ द डेड 2004, साइंस फिक्शन कॉमेडी द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी 2005, एक्शन कॉमेडी हॉट फज 2007 सहित फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। अर्ध सुधारित कॉमेडी नेटिविटी 2009 और विज्ञान फाई कॉमेडी द वर्ल्ड्स एंड 2013। 2016 से उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवरेट के रॉस की भूमिका निभाई है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016, ब्लैक पैंथर 2018 और ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 और डिज्नी जोड़ सीरीज सीक्रेट फिल्मों में दिखाई दिए हैं। आक्रमण 2023। 1. प्रारंभिक जीवन। मार्टिन जॉन क्रिस्टोफर फ्रीमैन II का जन्म 8 सितंबर 1971 को एल्डरशॉट, हैम्पशायर में हुआ था। 3 व 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। जब वो बच्चा था तब उसके माता पिता फिलोमेना, नी नॉरिस और नौसेना अधिकारी जेफरी फ्रीमैन अलग हो गए। निर्दिष्ट करें जब फ्रीमैन 10 वर्ष का था तब उसके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 4. फ्रीमैन के दादा लियोनार्ड W. फ्रीमैन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश अभियान बल में एक चिकित्सक थे और डंकर्क निकासी से कुछ ही दिन पहले डंकर्क में कार्रवाई में मारे गए थे। 5. लियोनार्ड के पिता रिचर्ड जन्म से अंधे थे और किंगस्टन अपॉन हल में संगीत शिक्षक बनने से पहले उन्होंने वेस्ट टैरिंग के सेंट एंड्रूज चर्च में पियानो ट्यूनर और ऑर्गेनिस्ट के रूप में काम किया था। 5. फ्रीमैन का पालन पोषण उनकी मां के कैथोलिक विश्वास में हुआ था और उन्होंने मीडिया अध्ययन के लिए पास के वेयरब्रिज में ब्रुकलैंड्स कॉलेज में जाने से पहले सरे के चर्टसी में सेल्सियन स्कूल में पढ़ाई की। 6. उनके बड़े भाई टिम फ्रेजियर कोरस समूह के साथ गायक बन गए। आजीविका। फ्रीमैन मई 2011 में शर्लक का फिल्मांकन कर रहे थे। फ्रीमैन ने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा 6 में भाग लिया और कम से कम 18 टीवी शो, 14 थिएटर प्रस्तुतियों और कई रेडियो प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। वो द ऑफिस 2001-2003 में टिम कैंटरबरी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। ये भूमिका, जैसा कि उन्होंने 2004 में कहा था, एक अभिनेता के रूप में उन पर बहुत लंबी छाया डालती है। 7. वह सिटकॉम हार्डवेयर 2003-2004 में दिखाई दिए। वह अली जी इन द हाउस 2002 और लव एक्चुअली 2003 सहित कई फिल्मों में भी दिखाई दिए। 6. फ्रीमैन ने 2003 बीबीसी के ऐतिहासिक नाटक चार्ल्स द पावर एंड द पैशन में लॉर्ड शाफ्ट्सबरी के रूप में अपनी उपस्थिति के साथ टेलीविजन पर अधिक गंभीर नाटकीय भूमिकाओं में जाना शुरू किया। उन्हें दिस लाइफ की दूसरी श्रृंखला के पहले एपिसोड में एक संक्षिप्त उपस्थिति में भी देखा जा सकता है। फ्रीमैन ने बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला द रॉबिन्सन में भी अभिनय किया और ब्लैक बुक्स के एपिसोड 1 में एक कैमियो किया। 2007 में वह गेविन क्लैक्सटन द्वारा लिखित और निर्देशित द ऑल टुगेदर में दिखाई दिए, साथ ही द लास्ट लाफ के बिल कैनराइट थिएटर प्रोडक्शन में भी दिखाई दिए। फ्रीमैन को फेथ नो मोर के आई स्टार्टेड ए जोक के कवर के वीडियो में दिखाया गया है। 8 मई 2009 में उन्होंने बॉय मीट्स गर्ल में अभिनय किया, जो एक 4 भाग का नाटक था जो एक दुर्घटना के बाद वेरोनिका और डैनी के पात्रों की प्रगति को दर्शाता है, जिसके कारण उन्हें शरीर बदलना पड़ता है। 9. फ्रीमैन ने शर्लक होम्स की जासूसी कहानियों के बीबीसी समकालीन रूपांतरण शर्लक में डॉक्टर जॉन वॉटसन की भूमिका निभाई। शेरलॉक का पहला एपिसोड ए स्टडी इन पिंक आलोचकों की प्रशंसा के लिए 25 जुलाई 2010 को प्रसारित किया गया था। भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 2011 बाफ्टा पुरस्कार और लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। फ्रीमैन ने पीटर जैक्सन की द हॉबिट फिल्म श्रृंखला के 3 भाग में मुख्य किरदार बिल्बो बैगिंस की भूमिका निभाई। 10-11 प्रशंसा यह है कि पहले भाग
द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2013 MTV मूवी अवार्ड्स 12 में सर्वश्रेष्ठ हीरो और 18वें एम्पायर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 13 BBC रेडियो 2 फोक अवार्ड्स में फ्रीमैन, द रॉयल एल्बर्ट हॉल, अप्रैल 2016। फ्रीमैन साइमन पैग और एडगर राइट की कॉमेडी 3 फ्लेवर्स कॉर्नेटो त्रयी की सभी 3 फिल्मों में दिखाई दिए, जिसकी शुरुआत शॉन ऑफ द डेड में यवोन के प्रेमी डेक्लान के रूप में एक संक्षिप्त गैर बोलने वाली भूमिका से हुई। इसके बाद हॉट फज में एक पुलिस के रूप में एक संक्षिप्त कैमियो हुआ। अधिकारी वह त्रयी द वर्ल्ड्स एंड के 2013 के समापन समारोह में मुख्य कलाकार थे। 5 अक्टूबर 2013 को उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की साहित्यिक और ऐतिहासिक सोसाइटी के सदस्यों द्वारा उनके नाम वाली फेलोशिप प्रदान की गई। अप्रैल 2014 में उन्होंने डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज फॉगो में बीमा विक्रेता लेस्टर न्यागार्ड की भूमिका निभाई। 14 इस श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 15 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 16 और क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 17 उन्होंने जुलाई 2014 में ट्राफल्गर स्टूडियो में शेक्सपियर के नाटक रिचर्ड III में शीर्षक भूमिका निभाई। 18 2015 में फ्रीमैन ने टेलीविजन फिल्म द इचमैन शो में निर्माता मिल्टन फ्रूचिटमैन के रूप में अभिनय किया, जो ब्लैकलिस्टेड टीवी निर्देशक लियो हर्विट्ज के 1961 के नाजी युद्ध अपराधी अडोल्फ इचमैन के मुकदमे के फिल्मांकन पर आधारित थी। फिल्म में नाटकीय दृश्यों को मुकदमे के ऐतिहासिक फुटेज के साथ जोड़ा गया है। डेली टेलीग्राफ ने फिल्म को बिल्कुल रोमांचकारी बताया। 1920 उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट एवरेट के रॉस 21 की भूमिका भी निभाई, जो मई 2016 में रिलीज हुई थी। 22 2017 में फ्रीमैन ने कार्गो में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 6 अगस्त 2017 को एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 23 ये फिल्म इसी नाम की 2013 की लघु फिल्म की फीचर लेंथ रीमेक है। 24 बाद में वह नोएल कावर्ड थिएटर में जेम्स ग्राहम की एक राजनीतिक कॉमेडी लेबर ऑफ लव में तमसिन ग्रेग के साथ दिखाई दिए। 25 लेबर ऑफ लव हाल के दशकों में यूके लेबर पार्टी के विकास और एक सुगठित नॉटिंगमशायर समुदाय में इसकी उपस्थिति दोनों को दर्शाता है। फ्रीमैन ने काल्पनिक लेबर सांसद डेविड लियोन्स का किरदार निभाया है, जिनके आधुनिक करण के विचार उन्हें पारंपरिक वामपंथी निर्वाचन क्षेत्र एजेंट जीन विटेकर ग्रेग के खिलाफ खड़ा करते हैं। 25 2018 में उन्होंने ब्लैक पैंथर में एवरेट के रॉस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की घटना के लगभग 2 सप्ताह बाद सेट की गई थी, जिससे यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनकी दूसरी उपस्थिति बन गई। 26-27 मई 2017 और जुलाई 2019 के बीच फ्रीमैन ने वोडाफोन के लिए कई विज्ञापनों में अभिनय किया। जून 2018 में फ्रीमैन राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले BBC वेल्स नाटक टू प्रोवाइड ऑल पीपल का हिस्सा थे। 28 मार्च 2020 से फ्रीमैन ने FX स्काई वन कॉमेडी श्रृंखला ब्रीडर्स में अभिनय किया है। फ्रीमैन श्रृंखला के निर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। 29-18 मई 2020 को FX और स्काई वन ने ब्रीडर्स को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 30 व्यक्तिगत जीवन फ्रीमैन लंदन के बेलसाइज पार्क क्षेत्र में रहता है। 31 वह पहले अभिनेत्री अमांडा एबिंगटन के साथ पॉटर्स बार, हर्टफोर्डशायर में रहते थे। वे 2000 से 2016 तक एक साथ थे और उनका एक बेटा और एक बेटी है। 32 वे शर्लक, स्विंगिंग विद द फिंकल्स, द डेट, द रॉबिन्सन और द ऑल टुगेदर जैसी प्रस्तुतियों में एक साथ दिखाई दिए। 22 दिसंबर 2016 को ये बताया गया कि फ्रीमैन और एबिंगटन अलग हो गए थे। 33 वह एक पेसेटेरियन हैं। 34 और अब कैथोलिक नहीं हैं। 35 वह अभिनेता साइमन पैग के करीबी दोस्त हैं, जो उनके बेटे के गॉडफादर हैं। 36 फ्रीमैन की व्यक्तिगत शैली ब्रिटिश मॉड उपसंस्कृति का अनुसरण करती है,
और वो पॉल वेलर को अपने नायकों में से एक बताते हैं और उनकी शैली पर प्रभाव डालते हैं। 3738 2011 में फ्रीमैन ने क्राइस्टचर्च भूकंप के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक चैरिटी क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की। 39 फ्रीमैन के भाई, गायक, गीतकार और वेबसाइट डिजाइनर जेमी फ्रीमैन 40 की दिसंबर 2022 में मस्तिष्क कैंसर से मृत्यु हो गई। 41 संगीत मार्टिन फ्रीमैन सोल, मोटाउन और जैज संगीत के प्रशंसक हैं और उन्होंने 2009 में BBC 2 के द कल्चर शो का एक एपिसोड मार्टिन फ्रीमैन गोज़ टू मोटाउन प्रस्तुत किया था। 42 उन्होंने मेड टू मीजर नामक 2006 मोटाउन संकलन के लिए संगीत का भी चयन किया। 43 और अपने दोस्त एडी पिलर के साथ जैज ऑन द कॉर्नर नामक जैज संकलन पर काम किया, जिसे 23 मार्च 2018 को एसिड जैज रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया गया और प्रदर्शित किया गया। कामसी वाशिंगटन और द ब्रांड न्यू हेवीज द्वारा ट्रैक 44 इस जोड़ी ने 31 मार्च 2018 को क्रेग चार्ल्स फंक एंड सोल शो प्रस्तुत किया। 45 2019 में सोल ऑन द कॉर्नर नामक एक अनुवर्ती एल्बम की घोषणा की गई, जिसमें लैरॉय हडसन और बॉबी वोमैक के ट्रैक शामिल थे। 46 राजनीतिक दृष्टिकोण फ्रीमैन लेबर पार्टी के समर्थक हैं। एक किशोर के रूप में उन्होंने अब समाप्त हो चुके राजनीतिक समूह मिलिटेंट का समर्थन किया और लेबर पार्टी यंग सोशलिस्ट्स के साथ स्वेच्छा से काम किया। 31 2015 में वो 2015 यूके आम चुनाव से पहले लेबर पार्टी का समर्थन करने के लिए एक पार्टी के राजनीतिक प्रसारण में दिखाई दिए। 47 अगस्त 2015 में फ्रीमैन लेबर पार्टी नेतृत्व चुनाव में जेरेमी कॉर्बिन के अभियान के समर्थक थे। 48 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 1998 में बस तुमको चूमना चाहता हूँ स्पष्टवादी लघु फिल्म। 1999 निकासकार मालिक लघु फिल्म। 2000 निचला भाग सोलोमन। 2001 राउंड अबाउट 5 मनुष्य लघु फिल्म। फैंसी ड्रेस समुद्री डाकू। 2002 अली जी इन द हाउस रिचर्ड कनिंघम। 2003 वास्तव में प्यार जॉन। 2004 ब्लेक जंक्शन 7 विला लघु फिल्म। कॉल रजिस्टर केविन। बाहर छोड़ना डैक्लन कैमिया। 2005 गैलेक्सी के लिए सहयात्री मार्गदर्शिका आर्थर डेंट। 2006 कन्फेद्दी मैट नॉरिस। सेंट सैंडी हॉफमैन। 2007 समर्पण जेरेमी। शुभ रात्रि गैरी शेलर। गर्म भुरभुरापन आने लगता है मिले। उच्च श्रेणी का वकील। सुंदर दिल सुअर लघु फिल्म डगमारा डोमिन्जिक DOMINT के डोमिनचिक जन्म 17 जुलाई 1976 एक पोलिश मूल की अभिनेत्री हैं। वो रॉक स्टार 2001, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो 2002, किन्से 2004, ट्रस्ट द मैन 2005, लोनली हार्ट्स 2006, रनिंग विद सीजर्स 2006, हायर ग्राउंड 2011 फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। द लेटर 2012, द इमिग्रेंट 2013, बिग स्टोन गैप 2014, ए वुमन ए पार्ट 2016, द असिस्टेंट 2019 और द लॉस्ट डॉटर 2021। डोमिन्जिक की HBO कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन शो ररिंखला सक्सेशन 2018-2023 में भी मुख्य भूमिका थी। 2013 में उन्होंने अपना उपन्यास द लोरी ऑफ पोलिश गर्ल्स जारी किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा डोमिन्जिक का जन्म किल्स में हुआ था, जो अलेक्जेंड्रा और पोलिश सॉलिडरिटी आंदोलन के सदस्य मिरोस्लाव डोमिन्जिक की बेटी थीं। 1-2 वह 1983 में अपने माता-पिता के राजनीतिक संबंधों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सॉलिडरिटी आंदोलन के साथ उनके पिता की भागीदारी के कारण शरण चाहने वालों के रूप में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर चली गईं। 3 वह अभिनेत्री माइका डोमिन्जिक और वेरोनिका डोमिन्जिक की बड़ी बहन हैं। 2 डोमिन्जिक की शिक्षा मैनहट्टन के फियोरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल में हुई। 4 वह पिट्सबर्ग में कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन करने गईं,
जहां से उन्होंने 1998 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3. करियर। 1999 में डोमिनिक ने पैट्रिक माबर के प्रोडक्शन क्लोजर में अन्ना फ्रेल की छात्रा के रूप में ब्रॉडवे पर अपने अभिनय की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने स्टुअर्ट ब्लमबर्ग द्वारा लिखित रोमांटिक कॉमेडी कीपिंग द फेथ में क्लेयर के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2001 में उन्होंने रॉक स्टार में तानिया आशर के रूप में अभिनय किया। 2002 में द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के स्क्रीन रूपांतरण में एडमंड डेंटिस की मंगेतर मर्सिडीज मोंडेगो नी हेरेरा की भूमिका निभाई। 5. मई 2014 में मोंटक्लेयर फिल्म फेस्टिवल में डोमिनिक। 2003 में वह एन्चांटेड अप्रैल के निर्माण में कैरोलिन ब्राम्बल की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे में लौट आईं। 6. डोमिन्स्की ने किनसे 2004, 24, 2005, द बेडफोर्ड डायरीज 2006, द गुड वाइफ 2011, सूट्स 2011, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट 2012 जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। बोर्डवॉक एम्पायर 2014। 2006 में वह टॉड रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित लोनली हार्ट्स और ब्लैक कॉमेडी फिल्म रनिंग विद सीजर्स में दिखाई दी। 7. 2011 में डोमिनिक ने वेरा फॉर्मिगा के निर्देशन में बनी पहली ड्रामा फिल्म हायर ग्राउंड में एक धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में सह अभिनय किया, जिसे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। 8. अगले वर्ष वह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म द लेटर में दिखाई दी। उन्होंने अगली बार जेम्स ग्रे की ड्रामा फिल्म द इमिग्रेंट 2013 में सह अभिनय किया। 9. 2013 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास द लोरी ऑफ पोलिश गर्ल्स प्रकाशित किया, जो उनके मूल पोलैंड में उनकी युवावस्था पर आधारित था। 10. 2014 में डोमिन्स्की ने व्लाडिस्लाव पासिकवस्की द्वारा निर्देशित पोलिश राजनीतिक थ्रिलर फिल्म जैक स्ट्रॉन्ग में अभिनय किया। 11 और अपने बहनोई स्कॉट फोले द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी फिल्म लेट्स किल वॉड्स वाइफ में अभिनय किया। 12. 2018-2023 के बीच उन्होंने HBO की लोकप्रिय कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला सक्सेशन में कैरोलिना नोवोटनी के रूप में अभिनय किया। 13. 2021 में उन्होंने ओलिविया कोलमैन और डकोटा जॉनसन के साथ मैगी गिलेनहा के मनोवैज्ञानिक नाटक द लॉस्ट डॉटर में अभिनय किया। 14. 2023 में डोमिनिक को सोफिया कोपोला की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म प्रिसिला में प्रिसिला प्रेस्ली की मां एन ब्यूलियू के रूप में लिया गया था। 15. उसी वर्ष उन्होंने एम्मा सेलिगमैन द्वारा निर्देशित एक व्यंग्यात्मक किशोर कॉमेडी फिल्म बॉटम्स में अभिनय किया। 16. व्यक्तिगत जीवन। जून 2005 में डोमिनिक ने अभिनेता और साथी कार्नेगी मेलॉन के पूर्व छात्र पैट्रिक विल्सन से शादी की। वे रनिंग विद सीजर्स 2006, जैक स्ट्रॉन्ग 2014, बिग स्टोन गैप 2014 और लेट्स किल वॉड्स वाइफ 2014 फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। 23 जून 2006 को उन्होंने अपने पहले बच्चे बेटे कालिन पैट्रिक विल्सन को जन्म दिया। डोमिनिक ने 9 अगस्त 2009 को अपने दूसरे बेटे कैसियन मैकरेल विल्सन को जन्म दिया। 17-18 परिवार मोंटक्लेयर, न्यू जर्सी में रहता है। 2 वह अभिनेता स्कॉट फोले की भाभी हैं, जिन्होंने उनकी बहन माइका से शादी की है। 2. फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2000 विश्वास बरकरार रखना क्लेयर। 2001 रॉकस्टार तानिया आशर। 2002 प्रतिशोध मर्सिडीज हेरेरा वे टेरी अल्बा। 2003 दुर्भाग्य दीवाना मेलिसा। 2004 किनसे एग्नेस गैबहर्ड। 2005 आदमी पर भरोसा करो पमला। 2006 उपदेशक जूलिया वाइल्डर। सुंदर दिल डेल्फिन डाउनिंग। कैंची से दौड़ना सुजान। 2007 बंदी ओलिविया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।